अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का थर्ड सेगमेंट जो थर्मो रेगुलेशन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने ओस्मो रेगुलेशन डिस्कस किया, फिर हमने एक्सक्रीशन डिस्कस किया और आज हम जो है वो थर्मो रेगुलेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हम थर्मो रेगुलेशन प्लस थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लस इसमें से कुछ टर्म्स जो हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आती हैं जो मैं लेक्चर के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब वर्ड निकला है थर्म से और थर्म का मतलब हमारे पास होता है हीट या क्या होता है टेम्परेचर। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना, किसी चीज को बैलेंस करना। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कीप द बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो टॉलरेबल रेंज। अब यहाँ पे उन्होंने दो चीजें डिस्कस की हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को नैरो और टॉलरेबल रेंज में रखना, यानी एक तो वो रेंज जो हो जिसमें हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रखना है वो नैरो हो, यानी थोड़ी सी रेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि किसी चीज़ को जो है वो 1 से 20 बॉल्स मुझे ला दें तो ये बहुत ज़्यादा रेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहती हूँ कि फ्रॉम 3 to 4 बॉल्स मुझे चाहिए तो वो 3 to 4 क्या है, नैरो रेंज है। इसी तरह टॉलरेबल का मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर की रेंज हो जो हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सके, जिसमें वो सर्वाइव कर सके। तो thermoregulation is ability of an organism to keep the body temperature, बॉडी के टेम्परेचर को रखना नैरो टॉलरेबल रेंज में, इवन वेन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज डिफरेंट। बेशक बाहर का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है लेकिन आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो एक नैरो रेंज में मेंटेन रखें तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल 36 to 38 के दरमियान टेम्परेचर को मेंटेन रखना, तो ये नैरो रेंज भी है प्लस ये टॉलरेबल भी है, यानी इतने टेम्परेचर को हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। तो इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर हमारा सराउंडिंग का डिफरेंट होता है, कभी 0 तक चला जाता है, कभी 4 तक, कभी 50 तक भी चला जाता है, कभी 40 तक भी चला जाता है। तो दिस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। अब इस सेगमेंट में हम प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है वो एनिमल्स में थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले तमाम सेगमेंट्स में किया कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में, उसमें रेगुलेशन प्लांट्स में डिस्कस की, फिर एनिमल्स में। सेम उसी तरह हम थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स में और फिर एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमने प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है तो हमारी रेंज से अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी 38 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बाहर हमारा 38 तक मेंटेन रखना है, बाहर अगर 40 हो जाता है या 45 हो जाता है, तो अब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी ज़्यादा हो जाने का ख़तरा है। तो हम दो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कि अगर बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होने लगता है तो अफेक्ट्स क्या होंगे, यानी हमारी बॉडी पर उसके क्या असरात होंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि उस टेम्परेचर को हाई होने से रोकने के लिए या दोबारा से लो करने के लिए जो हमारी बॉडी का हाई हो गया था, हम क्या क्या अपने अंदर तब्दीलियां लाएंगे, क्या क्या हमारे अंदर अडॉप्टेशंस हैं। तो हम पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर हाई होता है, प्लांट की बॉडी का थोड़ा सा भी हाई हो जाता है, तो उसका अफेक्ट क्या होगा प्लांट की बॉडी पे, और फिर उसको लो करने के लिए, यानी उस हाई टेम्परेचर से बचने के लिए उसमें अडॉप्टेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले है हाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। फर्स्ट थिंग इज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एंजाइम्स, क्योंकि प्रोटीन इन नेचर होती हैं, और ये प्रोटीन कौन सी होती हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं, राउंड इन शेप होती हैं, इनकी शेप ख़राब हो जाती है। ये डीनेचुरेशन का मतलब होता है शेप का ख़राब हो जाना। तो एंजाइम्स की शेप ख़राब हो जाती है। जब भी एंजाइम की शेप ख़राब होती है वो काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। एंजाइम का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में हो रहा है, यानी रिएक्शंस जो बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं, सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, उनको स्पीड अप करना। ठीक है, ये एंजाइम का काम होता है। अब अगर एंजाइम ही काम नहीं कर रहा तो मेटाबॉलिज्म भी डैमेज हो जाएंगे, यानी उनकी स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। और फर्स्ट ईयर में थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एंजाइम, कोई मेटाबॉलिज्म या रिएक्शन विदाउट एंजाइम परफॉर्म हो रहा है, यानी नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि वो लाइफ को मेंटेन नहीं रख सकता। ठीक है, इसका मतलब है अगर किसी भी
एंजाइम ने जो है वो उसने काम करना छोड़ दिया है तो उसका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म में स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, और जब भी स्पीड स्लो होगी तो लाइफ जो है हम प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हार्म द प्लांट, यानी या तो प्लांट को नुकसान होगा या किल द प्लांट। अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस सूरत में प्लांट जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये 3 इफेक्ट्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है अडॉप्टेशन के। इन इफेक्ट से बचने के लिए प्लांट्स जो है वो कैसे अपने अंदर तब्दीलियां लाता है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हाई ना होने दे बल्कि लो रखे, और अगर हाई हो गया है तो उसको दोबारा से क्या कर दे, लो कर दे। तो ये अडॉप्टेशंस में पहली अडॉप्टेशन है इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बुखारात बन के उड़ जाना। ठीक है, पानी मेनली जो होता है, पानी का बुखारात बन के उड़ जाना, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन जो है उससे हमेशा कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। फॉर एग्जांपल हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीने में भी क्या होता है, हमारी बॉडी से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज इवेपोरेशन। उससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर जो निकला है वो असल में टेम्परेचर या हीट को लेके निकलता है। तो ये अडॉप्टेशन होती है बॉडी में टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो प्लांट्स में जो इवेपोरेशन हो रही है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन 3 तरीकों से होती है, लेकिन जो ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन है वो किससे होती है? स्टोमेटा से, जो हमने फर्स्ट ईयर में 14th चैप्टर में डिस्कस की थी। अच्छा, प्लांट्स जो है वो इवेपोरेटिव कूलिंग को यूज़ करते हैं अपने हाई टेम्परेचर को मैनेज यानी कम करने के लिए, दोबारा से या उसमें सरवाइव करने के लिए। तो लेकिन अगर कंडीशन हॉट एंड ड्राई आ जाती है, यानी नॉर्मली तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसने इवेपोरेशन करके टेम्परेचर अपनी बॉडी का लो कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, हॉट कंडीशन है, ड्राई वेदर है, वेदर कहते हैं डेली जो टेम्परेचर चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, इवेपोरेशन जो है अगर उसमें प्लांट जारी रखेगा तो उससे टेम्परेचर तो बेशक लो हो जाएगा, ये फायदा तो उसे हो जाएगा, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा नुकसान प्लांट्स को होगा, और वो क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर। प्लांट्स अपने पानी को लूज कर देंगे। तो उस सूरत में प्लांट के लिए पानी का लूज हो जाना बहुत ज़्यादा खतरा है, उसमें वो बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर सकेगा, वो सूख जाएगा बिल्कुल। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अगर कंडीशन बहुत ही हॉट एंड ड्राई है तो वो इवेपोरेशन फिर यूज़ नहीं करते। कैसे इवेपोरेशन को रोकते हैं? प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा, अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन नहीं होती। तो ये इवेपोरेटिव कूलिंग नॉर्मली वो यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी को जो है वो ठंडा करने के लिए, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में, क्योंकि उसका पानी भी लूज़ हो जाने का ख़तरा है, इवेपोरेशन में हमेशा पानी ही हीट लेके निकलता है, तो वो पानी को लूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी स्टोमेटा बंद कर देता है, और स्टोमेटा के बंद करने की वजह से इवेपोरेशन रुक जाती है। ये जी हमारे पास एक डायग्राम है लीव की, जो है वो लीव का साइड व्यू दिखाया गया है। यहाँ लीव के सेल्स होते हैं। अच्छा, जो सेल्स स्टोमेटा को सराउंड करते हैं उन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। अच्छा, गार्ड सेल्स जो हैं वो, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमा कहते हैं पोर्स को, सुराख जो होता है, ठीक है, प्लांट्स के सेल्स में जो सुराख होता है उसे कहते हैं स्टोमेटा। अब मेनली इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन यानी वाटर का रिमूवल विद हीट कहाँ से होता है? ज़्यादातर स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसके अलावा हमने लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी पढ़ी थी और एक और टाइप भी पढ़ी थी। तो यहाँ से वाटर जो है ये आप देख रहे हैं रिमूव हो रहा है, तो ये ट्रांसपायरेशन का मेथड है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, और ये हीट लेके या टेम्परेचर लेके रिमूव हो रहा है। तो इसकी वजह से ये कौन सी अडॉप्टेशन है? ये जब वाटर टेम्परेचर लेके निकल जाता है तो इनडायरेक्टली प्लांट की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? फिर लो हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है या ये अडॉप्टेशन प्लांट्स में है हाई टेम्परेचर में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लो रखने के लिए।
अच्छा, नेक्स्ट सेकंड एडॉप्टेशन जो हाई टेम्परेचर में प्लांट्स यूज़ करते हैं वो है हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो प्लांट्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो है हीट को, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको उसमें सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मोस्ट प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस। ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो हीट स्ट्रेस में, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एज प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, व्हाट इज टेम्परेट रीजन, पहले आपको ये बता दूं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ है और अर्थ को सेंटर से एक लाइन ने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में। इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अच्छा, इक्वेटर पे जो रीजन होता है या जो टेम्परेचर होता है उस रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल। पूरा नहीं लिख रही, ट्रॉपिकल है। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा जहां पे गर्मी होती है वो इक्वेटर पे या ट्रॉपिकल रीजन में होती है। ट्रॉपिकल रीजन से हम थोड़ा दूर मूव करें, बेशक ऊपर वाली साइड पे बेशक नीचे वाली साइड पे, तो ये जो रीजन्स होते हैं इन रीजन्स को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी गर्मी होती है, ट्रॉपिकल के मुकाबले में बेशक थोड़ी कम गर्मी है लेकिन स्टिल यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है। पोल्स पे फिर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता लो होता जाता है जैसे हम अवे मूव करते हैं। तो टेम्परेट या ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नॉर्मली हीट स्ट्रेस, यानी क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, सूरज करीब होता है उस जगह के, तो उन्हें टेम्परेचर ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और वो कितना फेस करना पड़ता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव। तो इन प्लांट्स के जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स सिंथेसाइज बनाते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा मिकदार में ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स। क्या नाम दिया इनको हमने, हीट शॉक प्रोटीन्स का। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करती हैं, एम्ब्रेस एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। जो प्लांट की दूसरी प्रोटीन है या एंजाइम है जिन्हें हाई टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो जाने का ख़तरा है, उन्हें एम्ब्रेस कर लेती हैं, यानी गले लगा लेती हैं, उन्हें सराउंड कर लेती हैं। और जब ये सराउंड कर लेती हैं तो उन्हें, क्योंकि उन्होंने सराउंड कर लिया है, अब ये प्रोटीन हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, हीट में ख़राब नहीं होंगी, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अंदर वाली जो प्रोटीन होती है उसको ख़राब नहीं होने देती। डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास हंटिंगटन प्रोटीन है विदाउट HSP। HSP 70 का क्या मतलब है, हीट शॉक प्रोटीन 70, इसका नेम है। अगर ये प्रोटीन हीट शॉक प्रोटीन के बगैर है तो और टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो ये एग्रीगेट बना लेगी, यानी इकट्ठी हो जाएगी और फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, अब यही प्रोटीन अगर हमने इसके ऊपर विद HSP यानी हीट शॉक प्रोटीन लगा दी हैं तो उस सूरत में ये येलो कलर में हीट शॉक प्रोटीन है, इन्होंने हर तरफ से इसको सराउंड कर लिया है, तो ये हीट या टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस कंडीशन में ये ख़राब नहीं होती, ये एग्रीगेट नहीं बनाती, यानी इकट्ठी नहीं होती, और ये नॉर्मल फंक्शन अपना परफॉर्म करती रहती हैं। तो ये दो अडॉप्टेशंस थी हमारे पास, प्लांट्स के पास हाई टेम्परेचर में अपनी बॉडी को सरवाइव करवाने के लिए या जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर प्लांट्स को लो टेम्परेचर फेस करना पड़ता है तो उस सूरत में वो बेशक बाहर लो है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो कैसे लो से हाई करेगा और उस लो टेम्परेचर में सरवाइव कैसे करेगा, ये कंडीशंस हमने पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन पे टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट क्या होता है कि जो फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, यानी वो जो फ्लूइड कंडीशन में है वो फ्लूइडिटी चेंज हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल जो लिक्विड कंडीशन में है, टेम्परेचर लो होने की वजह से वो चीज़ें जम गई हैं वहाँ पे और वो लिक्विड से सॉलिड कंडीशन में आ गई है। अच्छा, जब वो सॉलिड कंडीशन में आ जाती है तो फ्लूइडिटी क्या हो गई है, अल्टर हो गई है, यानी तब्दील हो गई है। और अब सॉलिड में ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट यानी चीज़ों का अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आना जाना जो है वो अफेक्ट होता है।
सेल मेम्ब्रेन हमें पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे फंक्शन करती है, चीज़ों को अलाउ करती है कि वो उसके अंदर आएँ और उससे बाहर भी निकलें, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है उसे अंदर ले आती है, जिसकी नहीं है उसे बाहर निकाल देती है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट लो टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी तब्दील हो जाती है, यानी वो सॉलिड कंडीशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमें दो और इफेक्ट पढ़ने हैं, साइटोसोल पे क्या इफेक्ट होता है और सेल वॉल पे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, सेल वॉल में भी क्या होता है, क्योंकि मेन कंपोनेंट हमारे तमाम लिविंग सेल का वाटर ही है, तो वो जो वाटर होता है अगर टेम्परेचर लो हो रहा है या फ्रीजिंग पे चला गया तो वो वाटर वहां पे जम जाता है, ठीक है, यानी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर सेल वॉल में हुई है तो ये प्लांट को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो डेड पोर्शन है और ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब एक चीज़ मेटाबॉलिज्म या रिएक्शंस में इन्वॉल्व ही नहीं है, इंटरफेयर ही नहीं कर रही, तो अगर वो ख़राब हो भी जाएगी तो प्लांट्स उसको क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अच्छा, थर्ड चीज़ हमारे पास है साइटोसोल, जो बहुत अगर ये अफेक्ट हो, क्योंकि मोस्टली जो हमारे रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में हो रहे होते हैं। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल होता है सोलुबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। सोलुबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल, सोलुबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, व्हाटएवर। अच्छा, साइटोसोल जो होता है इसमें क्या इफेक्ट होता है, इसमें ये इफेक्ट होता है कि अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, अगर टेम्परेचर लो है यानी फ्रीजिंग तक चला गया है तो जो अंदर वाटर होता है वो जम जाता है। 90% इसमें जो होता है वो वाटर होता है। वाटर जब क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया है तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से विद इन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को, यानी जो सेल में फ्लूइड है और जो न्यूक्लियस में फ्लूइड है उन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये परफोरेट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में सुराख कर देता है एंड ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज में भी सुराख कर देता है, हेंस किलिंग द सेल, जिसकी वजह से सेल जो होते हैं वो मर जाते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। और लिपिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल के दरमियान लॉक हो जाते हैं, मूवमेंट वगैरह उनमें नहीं हो सकती। तो ये इस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन साइटोसोल की डायग्राम है। ये जब क्रिस्टल बन गए हैं तो इन्होंने मेम्ब्रेन्स को यहाँ से परफोरेट कर दिया, सुराख कर दिया, यहाँ पे ऑर्गेनेलीज भी डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो इनडायरेक्टली किल हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है या वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब अडॉप्टेशंस क्या हैं इन लो टेम्परेचर की? तो पहली अडॉप्टेशन ये है, हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन इफेक्ट होती है, कैसे? उसकी फ्लूइडिटी अल्टर हो जाती है, यानी वो सॉलिड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट चीज़ों की वो अलाउ नहीं करती। तो इसमें इसको प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा? प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं लिपिड्स, आपको पता है लिपिड में हमने पढ़ा है कि जो लिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। इस कंडीशन में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। अब फॉस्फोलिपिड में ये जो दो चीज़ें होती हैं ये दोनों चेन्स फैटी एसिड होती हैं, ठीक है, ये दोनों फैटी एसिड की चेन्स होती हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं वो अपनी मेम्ब्रेन्स में या अपने अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को, यानी ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिनमें, उनको जो है वो इंक्रीज कर लेता है। अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड जो होते हैं कंडीशन में होते हैं, यानी ऑयल्स वगैरह होते हैं, जबकि सेचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड कंडीशन में होते हैं, यानी फैट्स होते हैं। तो प्लांट्स जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को ज़्यादा करेगा तो वो ठंडा तो बेशक हो जाएगा लेकिन उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये लिक्विड कंडीशन में हमेशा होते हैं। तो इस तरह जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। फ्लूइडिटी मेंटेन रहने से चीज़ें इजीली सेल के अंदर आ भी सकती हैं, सेल से बाहर जा भी सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अडॉप्टेशन हमारे पास है साइटोसोल में। साइटोसोल में हमने क्या था कि क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में सुराख हो जाता है या ऑर्गेनेलीज में। तो उससे बचने के लिए प्लांट्स नेटिव टू कोल्ड रीजन, नेटिव का मतलब होता है वहाँ के मकामी, यानी वो जो वहाँ पे नेचुरली पैदा भी वहीं पे हुए हैं, वहाँ के हैं,
पहले से वहाँ पे रहते थे और अब भी वहाँ पे रह रहे हैं, यानी मकामी लोग हैं वहाँ पे या मकामी प्लांट हैं। ऐसे प्लांट नेटिव टू कोल्ड रीजन जो हमेशा से ठंडे इलाकों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल ओक, दिस इज अ प्लांट ऑफ ओक। मैपल, दिस इज प्लांट ऑफ मैपल। एंड रोजेज, रोजेज आपने ऑलरेडी देखे होंगे। और दूसरे प्लांट्स जो कोल्ड रीजन के हैं हैव अडॉप्टेड, उन्होंने अपने अंदर तब्दीली लाई है जो ब्रिंग चेंज इन सोलूट कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल में सोलूट की कंपोजिशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं। अब सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, वो अगर पहले 0 था तो अब वो किस पे आ जाएगा, 0। सोलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से अब वो फॉर एग्जांपल -20 पे आ जाएगा। यानी अगर पहले वो प्लांट 0 पे उसके अंदर आइस क्रिस्टल बन रहे थे, तो अब सोलूट के ज़्यादा होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट -20 हो गया है। अब वो 0 पे आइस क्रिस्टल नहीं बनाएगा, बेशक वो ठंडा हो जाएगा, वो 0 पे क्रिस्टल नहीं बनाएगा, वो -10 पे भी क्रिस्टल नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -20। तो उसको -20 टेम्परेचर चाहिए होगा क्या करने के लिए, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन करने के लिए। तो इतना टेम्परेचर तो वहाँ पे मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है वहाँ पे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, ये अडॉप्टेशन जो होती हैं इसको होने के लिए जो है वो हाई टेम्परेचर जो है वो कुछ टाइम चाहिए होता है। तो जो अचानक से ठंड आ जाती है उसमें प्लांट ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।